बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मर्द दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है ला प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सर हासिफ। हमने स्टूडेंट की भरपूर फरमाइश पर उनको ड्राफ्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। पहले हम उनको इंग्लिश की प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उर्दू में करेंगे। और ये हम सिविल में, फैमिली में, क्रिमिनल में, हर तरह के जो लॉज हैं उनकी ड्राफ्टिंग आपको बिल्कुल रेडी आपको देंगे। तो अपना जो है वक्त ज़ाय किए बिना आज की हम वीडियो की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि मंशियात की जो है प्री अरेस्ट बेल के मंशियात के केस में जो हमारे पास नारकोटिक सब्सटेंस है उनमें हम जो बेल है, जो ज़मानत है, वो किस तरीके से लेंगे, वो भी क़ब्ल गिरफ़्तारी। तो हम इस ड्राफ्ट को देखते हैं कि मैं साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा और साथ साथ जो है ये आपको इसमें भी ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कवानीन है। सबसे पहले तो आपने अपने जहन में एक चीज़ ये रखनी है कि बेल बिफोर अरेस्ट का स्कोप बेहद कम है। दूसरी बात अपने जहन में रखनी है कि जो बेल बिफोर अरेस्ट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक रिलीफ है। वो ज़रूरी नहीं कि हर केस में जज साहब उनको दें, केस की नोयत के हिसाब से होगा और जज साहब की जो सवाबदीद है, ठीक है, उस पे ये जो है ज़्यादातर बेस करता है। और ये बहुत इसका स्कोप नैरो है, जबकि हमारे पास बेल आफ्टर अरेस्ट जो है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आपने पहले ये चीज़ देख ली, फिर उसके बाद ये कि बेल बिफोर अरेस्ट में जो मुल्ज़िम है, जो पिटिशनर है, जिसने ज़मानत दायर की है क़ब्ल गिरफ़्तारी, उसका अदालत में इन पर्सन अपने जिस्म के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। ठीक, तो हम ये, और फिर अगली बात ये कि बेल बिफोर अरेस्ट में FIR का होना ज़रूरी है। अगर FIR नहीं है तो बेल बिफोर अरेस्ट नहीं होगी। हाँ, एक अलग बेल है, प्रोटेक्टिव जो बेल होती है हमारी वो अलग है, एंटिसिपेटरी बेल फिर वो अलग चीज़ है। मगर बेल बिफोर अरेस्ट जो आपके पास जो है उसमें उसका जिस्म के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। फिर अगली बात ये कि बेल बिफोर जो अरेस्ट है या तो ये कोर्ट ऑफ सेशंस के पास होती है या फिर जो है ये हाई कोर्ट से हो सकती है, इसके अलावा निचली कोर्ट से नहीं होती। क्योंकि इस जो ड्राफ्टिंग की वीडियोस हैं इसमें मेरा जो है चेहरा नज़र नहीं आता, तो हमने आपको पेज रिकॉर्डिंग करके देनी होती है। तो इसलिए फिर मैं अपना शुरू में नाम लिख देता हूँ ताकि ये हमारे चैनल की प्रॉपर्टी है ये वीडियो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर मैं अपना नाम लिख दिया, शेख मोहम्मद आसिफ असलम एडवोकेट खानपुर बार एसोसिएशन, अपना मोबाइल नंबर लिखा। आपने यहाँ तक कुछ नहीं लिखना, ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी, ना ये नाम लिखना। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ से लिखा हुआ है इन दी कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज। ठीक, कहाँ से लिखना है, इन दी कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, सेशन जज खानपुर। आप अपने इलाके का नाम लिखेंगे। अगर तो क्योंकि हमारी तहसील है यहाँ पर बैठते हैं एडिशनल सेशन जज साहब, तो मैंने एडिशनल लिखा। अगर जो है आप ज़िले में बैठे हैं या आपके पास सेशन जज साहब बैठते हैं तो फिर आप सेशन लिखेंगे। ये हमारे पास क्रिमिनल केस आ गया, इसका नंबर आ गया ये। इसके बाद जो है फिर हमने इसमें ये लिखना है कि ये जगह छोड़नी है। देखें, ये जगह छोड़नी है ताकि यहाँ पे टिकट वगैरह लगे और फिर यहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग अपना जो उनका एक जो है डायरी का वो एक तरीका होता है, तो उसके लिए आपने जगह छोड़ देनी। उसके बाद आपने मुल्ज़िम का नाम लिखना है कि जो आपका मुल्ज़िम है जिसकी तरफ से आप बेल दायर कर रहे हैं, ज़मानत दायर की जा रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सलमान चौधरी, पहले नाम लिखेंगे, मैंने लिखा सलमान चौधरी। फिर उसकी वल्दियत लिखेंगे, मैंने लिखा चौधरी मुज़फ़्फ़र अली। फिर उसकी ज़ात लिखेंगे, मैंने लिखा उसकी कास्ट क्या है, चौधरी। फिर उसकी रिहाइश लिखेंगे, मैंने लिखा रेजिडेंट सिटी सेंटर खानपुर, मैंने लिख दिया। फिर नीचे लिखेंगे पेटिशनर और ऑब्लिक में लिखेंगे अक्यूज़ के वो पेटिशनर भी है और वो मुल्ज़िम भी है। फिर वर्सेस किसका लिखेंगे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के, सरकार जो पाकिस्तान है ये क्या होगी, रिस्पोंडेंट होगी हमारे पास। अब है हमारे पास इसमें कि केस नंबर आप लिखेंगे कि इसमें केस नंबर क्या है। तो मैंने अब लिखा कि FIR नंबर क्या, वो अपने ये लिखेंगे FIR नंबर क्या, मैंने जगह छोड़ दी। फिर डेटेड, किस डेट को FIR हुई थी वो आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर ऑफेंस, जो जुर्म है, अंडर सेक्शन कौन सा है, मैंने मंशियात का लिया है, अंडर सेक्शन 913
सी जो अब अमेंडमेंट आई उसके मुताबिक ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत मैंने किया। फिर पुलिस स्टेशन लिखेंगे, पुलिस स्टेशन कौन सा है तो मैंने जगह छोड़ दी। उसके बाद लिखना है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 498 ऑफ CRPC। ये जो बेल बिफोर अरेस्ट होती है ये 498 CRPC के तहत होती है फॉर द ग्रांट ऑफ बेल, कि उसको बेल ग्रांट की जाए बिफोर अरेस्ट, गिरफ्तारी से पहले। अब मैं हर चीज़ जो है जो अहम होगी मैं वो साथ साथ बताता चला जाऊंगा। आप लिखेंगे रिस्पेक्टफुली श्वेत के, ये लिखने के बाद आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं द पिटिशनर रिस्पेक्टफुली स्टेट्स एज अंडर, ये भी लिख सकते हैं। पहला मैंने लिखा दैट द पिटिशनर इज़ ए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। मैं भी पहले हर फिक्रे का साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो आपने ये लिखा कि जो पिटिशनर है वो कानून का रखवाला है, कानून की पासदारी करने वाला एक इज़्ज़तदार शहरी है पाकिस्तान का, एंड हैज़ बीन फॉल्सली और बहुत ही झूठे तरीके से इम्प्लिकेटेड, वो फंसा दिया गया है इन दी अबव मेंशन्ड केस, जो ऊपर हमने केस बताया है, बाय दी लोकल पुलिस के ज़रिए विद दी मेलाफाइड इंटेंशन, उसकी इंटेंशन ताकि उनकी दुश्मनी अनाद की बुनियाद पे उसको फंसाया। ये सबसे पहला फ़िक्रा है कि जो समझें कि इम्पोर्टेंट या इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, लाजमी जुज़ है कि आपने बेल बिफोर अरेस्ट में ये चीज़ साबित करके देनी है कि जिस शख्स को फंसाया गया है वो शख्स को दुश्मनी की बुनियाद पे फंसाया गया और वो तो इज़्ज़तदार शहरी है। ठीक है, अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं कि दी पिटिशनर हैज़ नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, ये भी लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने लिखना है इसके अंदर दूसरा फ़िक्रा दैट दी फैक्ट्स, के जो फैक्ट्स हैं ऑफ द केस के एज नरेटेड जो बताए गए हैं इन दी FIR में आर कंकॉक्टेड बेसलेस, वो बिल्कुल बेबुनियाद झूठे हैं, एंड कंट्रेरी टू दी एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, और वो बिल्कुल मुतजाद हैं, बिल्कुल उल्ट हैं टू दी एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, असल हालात ऑफ द ग्राउंड के जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, जो असल ग्राउंड के हालात हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फिर आप इसमें लिखेंगे दैट द पिटिशनर इज़ इनोसेंट, कि जो पिटिशनर है वो इनोसेंट है, एंड हैज़ नो कनेक्शन, उसका कोई कनेक्शन नहीं है व्हाटसोएवर, जो भी हो, विद द एलिज रिकवरी ऑफ नारकोटिक्स, जो उसके ऊपर झूठी जो है वो मंशियात डाली गई है, मेंशनड इन दी FIR, जो FIR में बताएगी। अब इसको ज़रा ये देखें, आपने ये चीज़ साबित करनी है कि जो उसके ऊपर रिकवरी डाली है वो कैसे डाली है। अगर तो उस रिकवरी के अंदर सिर्फ पुलिस ही मंशियात के अंदर, अगर पुलिस ही गवाह है, पुलिस ही विटनेस है, पुलिस के अलावा कोई और दूसरा शख्स, कोई प्राइवेट या कोई ऐसा शख्स के जो इंडिपेंडेंट हो, वो गवाह नहीं है, वो विटनेस नहीं है, आपका केस ज़मानत के लिए और आपका केस बरियत के लिए बहुत ही मजबूत हो जाएगा। क्यों कि ये CRPC का भी और कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस जो एक्ट है उसके अंदर भी ये बताया गया है कि ये ज़रूरी चीज़ है, मैंडेटरी है, ज़रूरी प्रोविज़न है कि यानी लाजमी जुज़ है कि जब भी आप मंशियात की रिकवरी करें और उसको सीज़ करें, उसको कब्ज़े में लें, तो आपने हर हालत के अंदर प्राइवेट गवाह को या फिर ऐसे गवाह जो लोकल वहाँ के हों, दो जो हैं इंडिपेंडेंट गवाहों को आपने उसमें रखना होगा। अगर आप नहीं रखते तो ये उसकी मैंडेटरी प्रोविज़न के बिल्कुल जो है ख़िलाफ़ है। तो चौथे में हम क्या लिख रहे हैं, दैट द रिकवरी हैज़ बीन प्लांटेड अपॉन द पिटिशनर, जो पिटिशनर के ऊपर रिकवरी डाली गई है, एंड द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, और जो CNSA के जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के जो मैंडेटरी प्रोविज़न है, और साथ इसमें लिख देंगे कि जो CRPC की भी जो है मैंडेटरी प्रोविज़न है रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर हैज़ बीन ब्लांटली वायलेटेड, उसको बुरे तरीके से वायलेट किया गया। वो कौन सी है मैंडेटरी प्रोविज़न कि उनको, ये बहस में आप कहेंगे कि उनको दो गवाहान जो इंडिपेंडेंट थे या वो कि जो प्राइवेट थे, उनके
सामने उनकी मौजूदगी में उनके दस्तखत लेकर उनको तब मंशियात कब्ज़े में लेनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि पुलिस ने पता नहीं किससे रिकवर की और जो शख्स मासूम नज़र आया उस पर डाल दी ताकि उससे पैसे खाए या उसको किसी दुश्मनी में इन्वॉल्व करे। अब पांचवा है, आपने कहना है दैट देयर इज़ एन एप्रीहेंशन, बहुत ज़्यादा ख़तरा है ऑफ द ह्यूमिलेशन कि ज़िल्लत और रुसवाई का, गैर इंसानी सलूक का एंड अनजस्टिफाइड अरेस्ट और गैर कानूनी गिरफ्तारी का ऑफ द पेटिशनर का एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस के ज़रिए से विच इज़ बीइंग ड्राइवन बाय द अल्टीरियर मोटिव्स एंड प्रोफेशनल जेलसी। उनके कोई बैरूनी, उनके कोई ऐसे गलत मकासद है पुलिस के, या प्रोफेशनल जेलसी है या लोकल एनिमिटी, मैंने सब कुछ लिख दिया। अब आप अपने जो केस है उसके मुताबिक आप ये लिखेंगे कि अगर तो प्रोफेशनल जेलसी है कि वो किसी तरीके से पुलिस उससे जेलस होती है, या उनका कोई और मकसद है कि उसने पुलिस के ख़िलाफ़ कोई ख़बर लगाई हो या पुलिस को कभी कोई रिश्वत ना दी हो, या लोकल एनिमिटी या कोई उसको लोकल कोई दुश्मनी हो, किसी इलाके के लोगों से, वडेरों से, पॉलिटिक्स से उसको कोई दुश्मनी हो, वो आप उसमें मेंशन कर देंगे। छठा है दैट द पटिशनर इज़ रेडी, पटिशनर रेडी है टू ज्वाइन, कि वो ज्वाइन करेगा द इन्वेस्टिगेशन को एंड फेसेस नो रिस्क, और वो किसी तरह का रिस्क का सामना नहीं बनेगा ऑफ एब्सकॉन्डिंग, कि वो फ़रार हो जाए, एंड फेसेस नो रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डिंग, और वो फ़रार होने का कोई रिस्क नहीं है, एज ही हैज़ डीप रूट्स, क्योंकि उस जो मेरा पेटिशनर है उसकी गहरी जड़ें फैली हुई हैं इन दी सोसाइटी में, एंड इज़ विलिंग, और वो तैयार है टू प्रोवाइड, कि वो प्रोवाइड करे रिलाइएबल श्योरिटी, जो रिलाइएबल श्योरिटी है, ज़मानत है, वो दे टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, जो इज़्ज़त माब कोर्ट उससे जिस तरह की श्योरिटी ज़मानत मांगेगी वो देने को तैयार है। अब आपने इसमें ये मेंशन करना है कि आपका जो क्लाइंट है, जो पेटिशनर है, वो काम क्या करता है, वो शहर में किस उस पर, हर बंदा पाकिस्तानी शहरी होने के नाते वो इज़्ज़त वाला है, मगर जितना ज़्यादा वो अच्छे तरीके से माशरे में रहेगा, यानी एक बड़ा इंसान है, उसकी ख़ानदान यहाँ पे रहता, कारोबार यहाँ पर है, लोग जानते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि ये कोई भगोड़ा नहीं है कि यहाँ से भागेगा नहीं। तो ये जब पुलिस इसको बुलाएगी तो ये पेश होगा और उस जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसको फेस करेगा। सातवां है दैट द केस अगेंस्ट द पेटिशनर, जो पेटिशनर के ख़िलाफ़ जो केस है, ठीक है, तो इसमें द केस अगेंस्ट द पेटिशनर के खिलाफ जो केस है रिक्वायर्स फर्दर इंक्वायरी, वो फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है, एज देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट और प्राइवेट विटनेस, उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट या प्राइवेट गवाह नहीं है टू दी एलिज रिकवरी, जो उन्होंने झूठी रिकवरी इसके ऊपर डाल दी है। तो ये आपकी अगर रिकवरी के अंदर कोई प्राइवेट लोग नहीं है तो आपको बहुत फ़ायदा है। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा कि दिन का फ़ायदा क्या होगा, मिकदार का फ़ायदा क्या होगा, सड़क का फ़ायदा क्या होगा, और वो सड़क के जो चलती हुई हो वो उसका फ़ायदा क्या होगा, और उसके इंतज़ार का फ़ायदा क्या होगा, ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। प्रेयर, अब आपने इस्तदा करनी है इन दी व्यू ऑफ अबव मेंशन्ड सर्कमस्टांसेस, जो ऊपर हालात दिए गए हैं, इट इज़ मोस्ट हम्बली प्रेड, ये बहुत आजाना गुजारिश की जाती है, दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, कि ये इज़्ज़त माब जो कोड है, मे ग्रेशियसली बी प्लीज़ टू ग्रांट, के वो ग्रांट करे क्या, पहली चीज़ क्या ग्रांट करे, एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल, कि वो अबूरी जो है कबल गिरफ्तारी जो ज़मानत है वो उसको ग्रांट करे पटिशनर को। दूसरा डायरेक्ट, कि वो हुक्म जारी करे द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, किस चीज़ के लिए, टू रिलीज़, कि वो रिलीज़ कर दे दी पेटिशनर को ऑन बेल के ऊपर, इन द इवेंट ऑफ हिज, किस चीज़ के अंदर, कि अगर वो उसको अरेस्ट कर लेते, यानी वो तो कब्ल गिरफ्तारी पर है, यानी कहना ये चाहते हैं कि जब वो शख्स अपनी ज़मानत का बेल बॉन्ड लेकर जाएगा, अपना परवाना लेकर जाए, तो पुलिस जो है उसको ज़मानत पर तसव्वुर करते उसे गिरफ़्तार ना करे, बल्कि उसको शामिल तफ्तीश करे। आगे है कन्फर्म दी बेल,
ये ऊपर वाला मैं बताना भूल गया, अरेस्ट के पुलिस के हाथों अरेस्ट होने से सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग बेल बॉन्ड, जब वो अपना परवाना बेल बॉन्ड जमा कराए तो उसको जो है गिरफ्तार ना करे। तीसरा है कन्फर्म दी बेल, फिर उसकी बाद में बेल को कन्फर्म कर दिया जाए आफ्टर हेयरिंग दी आर्गूमेंट्स, जो आर्गूमेंट है उसको सुनने के बाद एनी अदर रिलीफ, कोई दूसरा कोई अगर कोई रिलीफ हो, ठीक है, ये बड़ा अहम होता है, ये ज़रूर लिखना चाहिए। विच दिस ऑनरेबल कोर्ट, के जो ये ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट, जो बेहतर समझे, में आल्सो भी ग्रांटेड, वो भी ग्रांट किया जाए पिटिशनर थ्रू एडवोकेट, अपना नाम एडवोकेट यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ मामलात इस किस्म के होंगे कि जिनका ताल्लुक़ है, पहला तो आपने ये देखना कि आपके जो क्लाइंट है उसको कितने बजे अरेस्ट किया गया। अगर ये दिखाया गया कि वो शख्स सड़क पर, और सड़क भी वो जो चलती हुई सड़क है, एक बिज़ी रोड है, शारा आम है, उस पे वो खड़ा है, और वो अगर पुलिस ये दिखाए ख़ास तौर पे शराब की कुपियों में कि उसने बोरे भरे हुए हैं, वो कुपियाँ शराब की लेके सड़क पे खड़ा हुआ है और एक बिज़ी रोड के ऊपर, चलती रोड पे दिन दिहाड़े सवारी का इंतज़ार कर रहा है या वहाँ पे खड़ा होकर बेच रहा है, तो आप जज साहब से कहेंगे कि सर इतनी ज़्यादा मिकदार में क्या वो फ्रूट बेच रहा था। मैं इज़्ज़त के साथ जनाबे वाला से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या वो वहाँ पे फ्रूट बेच रहा था, जिसको इस दिखाया तो इस तरीके से है कि वो तो कोई किसी को या तो खैरात बांट रहा था या फ्रूट बेच रहा था। क्योंकि एक शख्स कभी भी गैर कानूनी काम, ये एक इंसान की नफ्सियात है, वो गैर कानूनी काम कभी भी दिन दिहाड़े लोगों के सामने वो कतई भी खुले दिल से नहीं कर सकता। उसको पता ही मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो ये उन्होंने फेक रिकवरी डाल ली है। दूसरी ये कि उसके पास इतनी क्वांटिटी थी, या 1-2 किलो की चर्स उसमें बरामद हुई है, तो उस पर इतनी क्वांटिटी थी और वो इंतज़ार कर रहा था लोकल किसी जो है सवारी का, तो क्या वो नहीं इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता, वो अपनी प्राइवेट सवारी का भी तो इंतज़ाम कर सकता था। फिर ये कि एक शारा आम पर खड़ा होकर एक शख्स कैसे इतनी जो मिकदार को है जो बेच सकता है। फिर इसका ट्रायल में जाएंगे ना, फिर हम आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारी जो थी इसकी बेल पटिशन थी, तो ये आपने मंशियात के केस के अंदर जो है वो आगे आपने उसको देनी है। बहस में आपने यही फोकस रखना है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस सबसे अहम ये कि इसको एनिमिटी की बुनियाद पर फंसाया गया। दूसरा, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। तीसरा, ये इज़्ज़तदार शहरी है। फिर ये कि ये कहीं भाग कर नहीं जाएगा। फिर ये कि इस पर जो रिकवरी डाली उसके प्राइवेट या इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। फिर ये कि ये जो शख्स है ये कहीं भागेगा नहीं। जो कोर्ट सेटिस्फेक्शन कहती है, जो कोर्ट सेटिस्फाई होगी उसके मुताबिक जो है ये सिक्योरिटी देने को तैयार है। और इसकी डीप रूटेड हैं, इसकी सोसाइटी में इसकी रूट्स बहुत डीपली हैं। ये भगोड़ा नहीं है, ये यहाँ का इज़्ज़तदार शहरी है। तो इसके हिसाब से आप इसकी करेंगे। बाकी हम आपको इसकी बहस बाद में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।